तेलंगाना के मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों पर मुश्तमिल मुत्तहदा मजलिस अमल कमेटी ने MIM सरबरा असदुद्दीन अवैसी की सरबराही में रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर KCR से रियासत में NPR और NRC को नाफिज न करने की अपील की गई। अवैसी ने कहा कि शहरियत कानून बनाने से पहले रियासती हुकूमतों से मरकज ने मशवरा नहीं किया। इसको बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून को चैलेंज करने का मशवरा दिया। अवैसी ने बताया कि इस मामले पर वज़ीर आला ने मुस्बत रद्दअमल जाहिर किया। चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। मिनिस्टर ने हमसे कहा कि हमारे को उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो खुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। कहा कि NPR पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट इस पर स्टे लगाई है, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती है। होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि NPR इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीज़ों को सामने रखकर। तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर NPR होगा तो NRC होगा और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? NPR जो होगा ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा, NRC भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूं, नाम दिया हूं, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूं सच है या झूठ है। मुल्क भर में शहरियत कानून, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह किया कि NPR का NRC से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि MIM सदर असद ओवैसी ने कहा कि वज़ीर दाखिला गलत कह रहे हैं और सच्चाई को छुपा रहे हैं। ओवैसी ने बताया कि NPR मुल्क में NRC की जानिब पहला कदम है। अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो वो कहेंगे नहीं भाई पश्चिम में होता है। ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका NRC की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। बार बार जो सवाल पूछते हैं, क्या आप नागरिक हैं, क्या आप यहाँ पर कब से हैं, कितने साल से हैं, जब बार बार सवाल उठता है तो दस्तावेज तो पेश करना पड़ेगा ना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा। ये कहा जाए कि सूरज इधर से निकलता तो उधर से निकलता कहेंगे। अमित शाह से हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर बहस करने तैयार हो, मैं बहस करने तैयार हूं। और सवाल यह है कि एंकर तुम्हारा चमचा नहीं होना, कोई दूसरा एंकर होना। अगर एंकर तुम्हारे जहनियत का होगा, तुम्हारा प्यारा होगा तो फिर बहस नहीं होगी। NPR का ताल्लुक NRC से है, फिर से अमित शाह गलत कह रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं। इसकी मिसाल दे रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का आप जाकर देखो, जिस पे लिखा गया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल
and Census Commissioner of India, Civil Registration System Division. अब उसमें क्या लिखा गया अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। कौमी पॉपुलेशन रजिस्टर को कायम करने के सिलसिले में आगे बढ़ रहा है। और अहम बात यहां पर इनका जो झूठ सामने आएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यानी एनपीआर जब बनेगा, यह पहला कदम होगा एनआरसी को कायम करने का। अब ये आपके वेबसाइट पर है जनाब वजीर दाखिला, ये मैं पाकिस्तान के वेबसाइट से नहीं लाया हूं, हिंदुस्तान के होम अफेयर्स के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और आप मीडिया को बोल रहे कोई ताल्लुक नहीं है, ओवैसी ऐसी बकते रहता है। यानी एनपीआर पहला कदम है एनआरसी बनाने का। ये आपके मिनिस्टर 26 नवंबर 2014 को कहते हैं और फिर यही जवाब का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर छपा। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने सख्त अल्फाज में सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत की है। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से खास बातचीत में महमूद मदनी ने फिलहाल एनपीआर का बाइकॉट करने की अपील की। महमूद मदनी के मुताबिक एनपीआर पर हतमी फैसला उसके तमाम मुस्बत व मनफी पहलुओं पर गौर खौस के बाद लिया जाएगा। वज़ीर आज़म उसको कहते हैं कि एनआरसी की अभी कोई बात ही नहीं हुई, कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है और इसको एक तरह से हिंसा हो रही है। देखिए, हिंसा तो बुरी बात है, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है, ये गलत है। और ये भी उनकी, मेरे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है कि मैं कहूँ कि मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है झूठ बोल रहा है। वो दूसरों को झूठा कह रहे हैं, लेकिन ख़ुद उनका झूठ बार बार निकल के आ रहा है, उनके ज़बान से, उनके होम मिनिस्टर के ज़बान से, उनके इससे पहले वाली पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने क्वेश्चन के जवाब में, एक दो थोड़ा ही हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो ये साबित कर रही हैं कि वो रामलीला मैदान में जो बोल रहे थे वो सच तो हरगिज़ नहीं हो सकता, झूठी हो सकता है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बिल पास हुआ और एक्ट बन गया, क्या करें कि जो विश्वास और एतमाद की जो खाई है वो भर जाए, हम अपने वज़ीर आज़म पर, वज़ीर दाखिला पर भरोसा कर लें। देखिए, ये कोई एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं है। सच बोलना शुरू कर दें, वो सच बोलना शुरू कर दें, उनके मन में जो है उसको खुल के बोले ना, तब ये सवाल उठेगा कि भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह एनआरसी की बात कर रहे हैं तो क्लियर करिए ना, लाइए ना, हम उसको भी वेलकम करेंगे अगर सही चीज़ होगी, और अगर सही चीज़ नहीं होगी उसका विरोध किया जाएगा और डट के किया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे इससे। क्यों जोड़ते हैं आप? वज़ीर दाखिला कह रहे हैं मत जोड़िए, वज़ीर आज़म कह रहे हैं नहीं मत जोड़िए। नो, वज़ीर दाखिला के पहले सारे बयानों को अगर आप देखेंगे तो वो तो उन्होंने जोड़ा है, हमने नहीं जोड़ा है। नो, हमने कुछ नहीं जोड़ा है, उन्होंने जोड़ा है। मैं क्या करूं, जोड़ तो उन्होंने दिया है। वो अपनी पॉलिटिक्स है उनकी, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ बोलते हैं कि फला भड़का रहे हैं, फला भड़का नहीं। साहब, होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भड़काया है लोगों को, और किसी ने नहीं भड़काया है। उनके जो बयानात हैं वो साफ, बिल्कुल साफ हैं। अब इस पूरे विवाद में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, उन डेमोन्स्ट्रेशन करने वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, चाहे जामिया के लोग हों, चाहे एएमयू के लोग हों, चाहे आईआईटी और आईआईएम के लोग हों, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग हों। 34-35 यूनिवर्सिटी के लोगों ने इसके ख़िलाफ़ विरोध किया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। उसके बाद एक दूसरा पार्ट आता है हिंसा का। 17 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, बहुत सारी एफआईआर, 5-5 हज़ार एफआईआर दर्ज हुई, मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लोगों की दुकानें सील हुई। तो ये जो हिस्सा है, इसको क्या कहें? इसी को मैं कह रहा हूँ कि दूसरा हिस्सा आता है हिंसा का। तो हिंसा को कभी भी
न सपोर्ट किया जा सकता है, न रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। हम उसका शिद्दत से विरोध करते हैं और हिंसा करने वालों के हम हर हाल में खिलाफ हैं। अच्छा, जब वो हिंसा पब्लिक की तरफ हो तो हम उसके खिलाफ हैं, हर हाल में खिलाफ। और जब वो हिंसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो तो वो उसका जुर्म कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उनका काम हिंसा रोकना है, हिंसा करना नहीं। हर जगह की वीडियोज ऐसी आ रही हैं कि पुलिस खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, घरों के अंदर घुस करके सामानों को तोड़ रहे हैं, हर जगह ये हुआ है। इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? जिस तरह से वो हिंसा गलत है, उससे 100 गुना ज़्यादा ये हिंसा गलत है, क्योंकि आपको तो हिंसा रोकने का जिम्मेदार बनाया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी दी गई। आपको लोगों के घर तोड़ने की जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आप बदला लेंगे। बदले की भावना दिल में पैदा होना और फिर चीफ मिनिस्टर का, खुसूसन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, ये बात इस अंदाज से कहना निहायत जालिमाना, निहायत गैर मुंसिफाना। वीडियो है, आप बता रहे हैं वीडियो है, तो अब आगे क्या जमीयत इस तरह की वीडियो को कोर्ट में ले जाएगी? क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। जाना ही चाहिए बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कोशिश ज़रूर करेंगे और करनी ही चाहिए। सिर्फ जमीयत को नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के लोगों को, सबको मिलजुल करके ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ जहाँ, वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जाए। एनआरसी का सवाल था, लेकिन अभी कल ही जो मीटिंग हुई और काफ़ी लंबा चौड़ा बजट एनपीआर के लिए लगाया गया है। एनपीआर को लेकर के आपका क्या रुख है? देखिए, ये भी बहुत ही संजीदा बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जी तो ये चाहता है कि मैं ये कह दूं कि इसका भी पूरा बाइकआउट किया जाए, कोई आदमी अपने आप को एनपीआर में रजिस्टर नहीं करे। लेकिन ये सिर्फ दिल की चाहत है, अभी मैं इसको करना नहीं चाहता। चाहता क्या हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ फौरी तौर पर कि अभी लोग रजिस्टर ना करें, अभी फौरी तौर पर। और इसको लॉ के जानने वाले लोग, कानून के जानने वाले लोग, एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूटिव में जो लोग रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, इस तरह के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग आपस में मिल बैठकर इसको देखें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। और अगर जो डर है मेरे दिल में, अगर वो डर सही है तो फिर हमें ये कहने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ना हम एनपीआर कराएंगे ना एनआरसी कराएंगे। क्योंकि एक सवाल जो एनपीआर की एक्सरसाइज को लेकर जो सबसे बुनियादी सवाल उठा है, ये कहा गया कि ये दूसरा एनआरसी है, बैकडोर से एनआरसी है, क्योंकि उसमें माँ बाप के पैदा होने का मकाम पूछा गया है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ ना आपकी बात, लोगों की बात सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ, तो कहता हूँ मेरा दिल ये चाहता है अपील अभी से कर दूँ, लेकिन थोड़ा एहतियात करना चाहता हूँ ताकि देखा जाए, उस पेपर को देखा जाए, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या क्या होगा, कराएंगे तो क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान, सब चीज़ को एवेलुएट करके, और एक यूनाइटेड आवाज़ होनी चाहिए। एक आदमी की तरफ से ये बात नहीं जानी चाहिए। तो अपनी हमारी ख़ुद की जमीयत की अपनी वर्किंग कमेटी होने वाली है, 10 जनवरी को बुलाई गई है शाम में, वो होगी, उसमें बहस होगी। उससे पहले इस इशू पर जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अदालत में हम पहले से गए हुए हैं, कोर्ट में हम गए हुए हैं इसके खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, तो सब चीज़ों को देखकर फिर फैसला करेंगे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसके ऊपर फैसला एक जमात और एक आदमी ना करे, बल्कि सब मिल करके करें कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल, हुकूमत से क्या कहेंगे कि वो क्या करे कि सब में एतमाद पैदा हो और सरकार की नीयत पर जो सवाल है वो ख़त्म हो जाए, और सब लोग जो एक्सरसाइज जो सरकार बताती है कि उसकी नीयत ठीक है वो ठीक से हो जाए? देखिए, ये बात भी मेरी तरफ से अकेले नहीं कहनी चाहिए, यकीनन गवर्नमेंट को हमें कुछ कहना चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन अगर मैं अकेला कोई बात कहूँगा तो वो ठीक नहीं होगा। इस लड़ाई को बहुत सारे लोगों ने मिल करके खड़ा किया है, और इसमें गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, आगे हैं हमारे भाई, उन सब की मिल करके एक मीटिंग बुलाई जाए
और वहाँ डिस्कस किया जाए कि हम गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करें कि तुम ये 4 काम कर दो तो हम तुम्हारे साथ इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। मौजूदा सूरत में आप लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? किसी कीमत पर नहीं। मौजूदा सूरत में इसको किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए, न किया जाना चाहिए, न किया जाएगा। तो ये थे मौलाना महमूद मदनी, जिन्होंने कई बातों को लेकर साफ कर दिया है। एक तो ये कि NPR और NRC मौजूदा सूरत में और CAA भी मौजूदा सूरत में काबिल कबूल नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल सारे लोग NPR का बॉयकॉट करें। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। नाजरीन, मौलाना महमूद मदनी से तफसीली बातचीत देखिए आज रात 11:10 पर खास मुलाकात में। और आगे बढ़ेंगे। जामिया मिल्लत इस्लामिया में क्रिसमस के मौके पर CAA और NRC की मुखालफत में अनोखा एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने क्रिसमस मनाते हुए मुल्क की कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब को पेश किया। मुजाहरा कर रहे तलबा के मुताबिक वो इसके जरिए हुकूमत को आईन हिंद की खुसूसियत से वाकिफ कराना चाहते हैं। CAA और NRC के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में CM कमलनाथ की क़यादत में मुनक्किदा सद्भावना मार्च में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। सद्भावना मार्च में आवाम के साथ सियासतदानों ने भी शिरकत की और CAA और NRC और NPR के खिलाफ हो रहे एहतजाज को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। कमलनाथ काबीना के वजीर व वजीर ख़जाना तरुण भुवन जहां CAA को मरकजी हुकूमत की साजिश से ताबीर कर रहे हैं, वहीं सीनियर कांग्रेस रहनुमा व साबिक वजीर अजय सिंह मुल्क में हो रहे एहतजाज को वक्त की ज़रूरत से ताबीर कर रहे हैं। सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पहले ये निर्णय लेना चाहिए ऐसा कि देश में शांतिपूर्ण माहौल रहे, और उसके बाद जो उन्हें सफाई भी दी। अगर आप उसका स्वरूप भी देखेंगे तो जो उनके गृह मंत्री महोदय ने जो संसद के अंदर कहा था, हम दोनों में से किसको सही मांगे? क्या हम ये माने कि पूरा देश में आग लगने के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने टीवी में सामने आकर सफाई दी वो सही है, या जो उनके गृह मंत्री ने संसद के अंदर मेज ठोक ठोक कर कहा वो सच है? तो देश की जनता कहीं ना कहीं भ्रमित है। प्रधानमंत्री जी को, उनके गृह मंत्री जी को, उनकी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो चाहते क्या है। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आज मैदान पर है, और कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है आज़ादी के पहले से और अब तक। कोई भी गलत कानून या कोई चीज हुई उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट, फर्जी कंटेंट एक आम बात हो गई है। इस मामले में सही और गलत में तफरीक करना मुश्किल हो जाता है। शरपसंद अनासर फेक अकाउंट मारूफ और बड़ी शख्सियतों के भी बनाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ। नीता अंबानी का फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक ऐसे मुतनाज़ा ट्वीट किए गए जिस पर हंगामा बरपा हो गया है। मामला सामने आने के बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने इस फर्जी ट्विटर हैंडल से किए गए मुतनाज़ा ट्वीट्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के तर्जुमान ने नीता अंबानी का इस तरह का कोई ट्विटर हैंडल होने से इनकार किया और ट्वीट्स और तमाम तस्वीर को फर्जी करार दिया। मुंबई के नेहरू सेंटर में पासबान अदब की जानिब से पोएट्री फेस्टिवल का इनकाद अमल में आया। प्रोग्राम में मारूफ नगमनिगार और शायर इरशाद कामिल ने इंक बैंड के तहत उर्दू शायरी को लाइव बैंड में पेश किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। वाज़ेह है कि ये लाइव बैंड के तहत उर्दू शायरी का तजुर्बा बहुत अनोखा और नया है। दोपहर के वक्त मराठी ज़बान का भी प्रोग्राम पेश किया गया, जबकि शाम के वक्त लाइव बैंड और गालिब की गज़लों पर मबनी शाम गज़ल का इनकाद अमल में आया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने कैसर खालिद से प्रोग्राम की खुसूसियत से मुताल्लिक़ बातचीत की। और आज बैकस्टेज में इरशाद कामिल साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि काश की सारा पासबान अदब एक और मीरास, कल्चर और तहजीब का प्रोग्राम लेके आई है। हमारे साथ कैसर खालिद साहब है। हर साल की तरह इस साल भी आपने जो है वो ज़बानों को मिलाने का काम किया है। इस मरतबा मराठी और उर्दू ज़बान को जो है वो मुश्तरका तौर पर आप पेश कर रहे हैं। आपने जो है वो इंक बैंड का तस्वीर पेश किया है, जो कि मतलब उर्दू दुनिया में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मुनफरिद है।
इंक बैंड क्या है और किस तरह परफॉर्म होगा और इसकी अहमियत और खासियत बताइए क्या है। इंक बैंड इंडिया का पहला पोइट्री बैंड है। मशहूर फिल्मी नगमा निगार लिरिसिस्ट, पोएट, इंटेलेक्चुअल राइटर इरशाद कामिल साहब ने इस बैंड को शुरू किया है। वो खुद इसके लीड परफॉर्मर भी हैं। इसमें म्यूजिक और खासतौर से वेस्टर्न म्यूजिक और हिंदुस्तानी पोइट्री इसको जमा किया गया है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा कंसेप्ट है। आज तक आपने देखा होगा कि जो हमारी गायकी है गजलों की या नज़मों की, वो सिर्फ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स पे होती है। अब इसको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ यूथ को अपील करने के फॉर्मेट में भी कंपोज किया गया है। तो इंक बैंड ऐसा बैंड है जिसमें कि आपको पोइट्री विथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स एक बैंड के फॉर्म में सुनने को मिलेगी। और उसकी वजह से जो आज एक हम देख रहे हैं नौजवानों का कि अपनी जुबानों अपनी भाषाओं की तरफ से वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि न्यूट्रल हो गए थे, उस पर कुछ लेना देना नहीं था। जितना उनका काम था वो अंग्रेजी में या मिक्स लैंग्वेज में चल जाता था, तो लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। इसकी वजह से वो लिटरेचर की तरफ मतवज्जे हो रहे हैं। बिल्कुल ओरिजिनल कंपोजिशंस है और आपको ये गजलें भी आज का फ्लेवर लिए हुए मिलेंगे। उसको जिस हिसाब से हमने कंपोज किया है कि आज के दौर में पॉपुलैरिटी है, जिस चीज से लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस अंदाज में हमने उसको ढालने की कोशिश की है ताकि गालिब की रेलिवेंस आज के जनरेशन तक भी पहुंचे। अच्छा, पासबान अदब जो है वो कई सालों से प्रोग्राम करता आ रहा है, इसका मकसद क्या होता है? कैसर खाली जो है वो किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पासबान अदब का मिशन है हारमनी थ्रू लिटरेचर। और हमने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि आज के दौर में जबकि मटेरियल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, इंसान कहीं पीछे छूटता जा रहा है, इंसानियत कम होती जा रही है। हम अपने पड़ोसियों को नहीं पहचानते जबकि हम ऊंची ऊंची इमारतों में भी रहने लगे हैं। तो इंसान के अंदर जो इंसानियत का जज्बा है वो तभी बेदार होगा जब उसके दिल में जो सोच है, जो फिक्र है, जो मोहब्बत है, जो अखुवत है, जो उनसियत है, वो जिंदा रहेगी। हमारा ये सारा का सारा प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म देता है मोहब्बत के जज्बे को तरवीज और तशरीह के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। आपके दिल में जो जज्बे पैदा होते हैं उसको एक लैंग्वेज मिले, उसको एक एक्सप्रेशन मिले, उसके लिए स्टेज फराहम करता है। और साथ ही साथ ये दिलों को जोड़ने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि जब आप दिल जोड़ेंगे तो आप समाज को जोड़ेंगे, जब समाज जोड़ेगा तो मुल्क जोड़ेगा, मुल्क मजबूत होगा। पासबान अदब का मिशन है कि हारमनी थ्रू लिटरेचर, अदब के जरिए जो है वो समाज में हम आहंगी पैदा करने का काम कर रहा है। मिर्जा गालिब को जो है वो कोशिश की जा रही है कि नई नस्ल पहुंचाई जाए। उसी के साथ साथ जो है वो इंक बैंड का नया तस्वीर लेके जो है पासबान अदब कैसर खालिद की रहनुमाई में आगे बढ़ा है। कैमरा पर्सन राजमनी पिल्ले के साथ मुजुद्दीन।